आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द इशू ऑफ टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टेररिज्म होता क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हम मॉडर्न टेररिज्म वर्ड जहाँ से इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें हम इसमें फर्दर काइंड्स इसकी पढ़ेंगे कि टेररिज्म की क्या फॉर्म्स होती हैं। उसके अलावा हम मोटिव्स पढ़ेंगे, क्या टेररिज्म के क्या मोटिव्स और गोल्स होते हैं, क्यों टेररिज्म इतना आम हो गया है, या ये जो टर्म है ये आजकल हमें क्यों रोज़ सुनने को मिलती है। हर आए दिन कोई ना कोई आप सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप ये चीज़ें सुन रहे होते हैं कि टेररिस्ट अटैक हो गया, यहाँ मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या वहाँ किसी चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या स्कूल में लोग मारे गए। ये सारी चीज़ें और इनके पीछे की वजूहात को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसके पीछे क्या कॉज़ेज़ हैं और इनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं क्योंकि जैसे हमारा जो टॉपिक है वो ग्लोबल इश्यूज़ पे डिपेंड करता है, और उसमें दुनिया के जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उसमें सबसे बड़ा एक मेजर इश्यू जो कि यूनाइटेड नेशन का भी बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है टेररिज़्म। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि टेररिज़्म होता क्या है? इस वर्ड की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन अभी तक नहीं आई है। इसको हम बहुत सी डेफिनेशंस के तहत डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई एक्यूरेट या एग्ज़ैक्ट डेफिनेशन, जैसे हमें पता है कि सॉलिड की एक डेफिनेशन है कि सॉलिड क्या होता है, कोई भी ऐसी सख्त चीज़ या जो फॉर्म में हो, जो हमें नज़र आए, जो रखी हुई हो, जिसका कोई वेट हो। हमें पता है, एग्ज़ाम्पल दे दी मैंने कि इसकी एक डेफिनेशन है, लेकिन टेररिज़्म की इस तरीके से कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, और उन सारी डेफिनेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे कि टेररिज़्म को किस-किस तरीके से समझा जाता है। यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो लिखा हुआ होगा कि देयर इज़ नो कंसेंसस अबाउट इट्स एक्यूरेट डेफिनेशन, मोर देन 300 डेफिनेशन एक्जिस्ट। 300 से ज़ायद डेफिनेशन मौजूद हैं, और वो सारी बेस्ड करती हैं पर्सपेक्टिव पे। पर्सपेक्टिव जिसका जो पर्सपेक्टिव जो वेस्ट का पर्सपेक्टिव है, वो उस तरीके से टेररिज्म को डिफाइन करते हैं, जो जो ईस्ट का पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो उसको उस तरीके से डिफाइन करते हैं। हर एक के नज़रिए से ये टर्म टेररिज्म जो है अलग तरीके से डिफाइन होती है, अलग तरीके से वो इसको देखते हैं। किसी के लिए सही भी हो सकती है, किसी के लिए गलत भी हो सकती है। कोई इसको करने वाला, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी हिमायत में भी होंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको अपोज़ करेंगे, ठीक है? हमें ये देखना है कि किन-किन वजूहात से ये हमारे लिए हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से ये कंसर्निंग इश्यू या अलार्मिंग इश्यू बनता जा रहा है। एक ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2000 से लेके 2014 तक कितने टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं और उसमें कितने लोग मारे गए हैं। 81,000 इन 14 सालों में 81,000 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं ग्लोबली, और उसमें 2 लाख से ज़ायद लोग मारे गए हैं। अब वो जो स्टैटिस्टिक्स है 2 लाख से बढ़ के 20 लाख हो ही गया है। इनके जो नंबर्स हैं उनमें कमी नहीं आई है, बल्कि वक़्त के साथ-साथ वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने एक यहाँ पे एक छोटी डेफ़िनेशन दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से टेररिज़्म को डिफ़ाइन कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, any violent act or threat of violent act targeting non-combatants by a person or group to create panic among public with the aim of accomplishment of political goals is known as terrorism. ऐसी वायलेंट एक्टिविटीज़ या फिर
जो नॉन कम्बैटेंट मतलब हम सिविलियंस को जो टारगेट करते हैं, कोई भी एक पर्सन हो या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, किनके दरमियान पैनिक या डर फैलाने के लिए आम आवाम के दरमियान अपने पॉलिटिकल मसलों को हल करने के लिए धमकियों के ज़रिए, वायलेंट एक्ट्स के ज़रिए और बम्बार्डमेंट के ज़रिए ये सारी चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये उनका एक मेथड है टू क्रिएट पैनिक और टू स्प्रेड फियर। कोई कुछ कह रहा है? जी मैम, ये नॉन स्टेट एक्टर होंगे जो मतलब वायलेंस क्रिएट करते हैं, जितना भी जी, होता है ये। जी, जी। उनको नॉन स्टेट एक्टर भी कहा जाता है एनसेक्स। इंटरनेशनल सिस्टम ठीक में है। जैसे हमने पढ़ा है कि 5 हमारे यूनिट्स हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको टेररिस्ट भी कहा जाता है और जितनी भी टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी एनसेक्स में ही शामिल होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ठीक। यहाँ पे आप लोग एक फ्रेज़ देख सकते हैं, जो कि यासिर अराफ़ात ने कहा है, जो कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन पीएलओ के लीडर हैं थे। उन्होंने ये कहा था कि वन मैन्स टेररिस्ट इज़ एन अदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। एक इंसान जो किसी के लिए टेररिस्ट है, वो दूसरे इंसान के लिए उसकी आज़ादी का मसीहा हो सकता है। ठीक है? हम जैसे जो इसी तरीके से हम कश्मीरीज़ की भी बात करें, वहाँ पे जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं या जो ग्रुप्स हैं मिलिटेंट, वो क्या चाहते हैं? वो कश्मीरियों को आज़ाद करवाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि कश्मीरियों पे ना इंडिया का ज़ोर है, ना पाकिस्तान का ज़ोर चलेगा, बल्कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनको अ, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। किससे? ये जो उनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, उनके जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उस सारी चीज़ों से उनको पसमानदा हालात में रखा हुआ है, उस सारी चीज़ों से उनको फ्रीडम चाहिए। लेकिन इंडिया की नज़र में वो लोग टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, लेकिन कश्मीरियों की नज़र में वो क्या हैं? उनके फ्रीडम फाइटर हैं, सही है? फ्रीडम फाइटर किस लिहाज़ से कि वो उनकी आज़ादी, वो उनकी पसमानदा हालत को सही करने की बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इतना समझ लिया कि टेररिज्म होता क्या है? टेरर किस चीज़ को हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ से, किसी भी वायलेंट एक्टिविटी से, धमकियों से या किसी भी वायलेंट मेथड से अपनी बात को मनवाना या अपनी आइडियोलॉजी को किसी के सामने लाना या अपनी कोई भी चीज़ को काबिले कबूल करवाना अपने तरीकों से या फिर वो वायलेंट तरीकों से हो, वो सारी चीज़ें टेररिज्म में शामिल हैं। टेररिज्म में सिर्फ़ मार-धाड़ शामिल नहीं है कि आपने सुसाइड बॉम्बिंग की, तो आप सिर्फ़ टेररिस्ट ग्रुप हैं। अगर आप आज के ज़माने में कोई सोशल मीडिया वेबसाइट पे या किसी और जगहों पे या किसी और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे अ, बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर गोल्स और प्रोपेगेंडा हो रहा है या कोई एक्सट्रीमिस्ट बात हो रही है, तो वो भी टेररिज्म में ही आता है। वायलेंट मैसेज जितने भी होते हैं, वो टेररिज्म में ही आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है और मज़ीद ये आपको जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे क्लियर होता जाएगा कि आखिर टेररिज्म किस तरीके से डिफाइन होता है। मैम, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी टेररिज्म में ही आएगा? बेटा जैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसी। जी हाँ जी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे ही अभी हम हिस्ट्री के बाद टाइप्स पढ़ेंगे तो आपके सवालात क्लियर होते जाएँगे, ठीक है? मैं आप लोगों को सही, ठीक है। टेंशन नहीं लें, ठीक है मैम। ठीक है? ओके, हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म देखें, ये बहुत पुराने ज़माने से होता आ रहा है, एंशिएंट टाइम से। ऐसा नहीं कि टेरर सिर्फ़ आज के दौर में या फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में आया है। ये इसका जो मॉडर्नाइज़्ड वर्ज़न है, वो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये उससे पहले से मौजूद था।
पहले ज़माने में एम्पायर्स होती थी, वो एम्पायर्स क्या करती थी, वो अंपायर्स किसी भी तरीके से उनकी जो सब्जेक्ट होते थे, उनकी जो पॉपुलेशन होती थी, उससे बातचीत करती थी और सॉरी, उस पे ज़ुल्म करती थी, ज़ोर-ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से वो अपनी चीज़ें उन पे इम्पोज़ करते थे। अब उसमें सारी जो भी नाइंसाफ़ियाँ या जो सोशल इनजस्टिस या इकोनॉमिक इनजस्टिस होता था, वो सब टेररिज़्म के ज़ुमरे में आता था। लेकिन चूँकि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मॉडर्न टेररिज़्म का वर्ड सामने आया और उसमें टेरर और टेरर ऑफ द रीजन की बात की गई कि आखिर हम इस टेररिज़्म के वर्ड को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? टेररिज़्म के ज़ुमरे में क्या ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि टेररिज़्म के ज़ुमरे में हैं, सही है? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टर्म टेररिज्म इवॉल्व्ड इन अ फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नोन एज रीजन ऑफ टेरर। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, क्योंकि वो आप लोगों को पता है कि बहुत ही एक खूनी इनकलाब था। उस खूनी इनकलाब से हुआ क्या? उस खूनी इनकलाब से ये हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लोगों ने अपनी जानें गँवाई, किसके लिए? अपने हुकूक पाने के लिए। जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग और जो पोप और किंग की मिली भगत होती थी और जो पोप और किंग की पावर थी, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जो आम आवाम थी, वो एक खूनी इनकलाब लाए, जहाँ पे उन्होंने फ्रीडम ऑफ टेरर के बारे में सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात की, फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की और दूसरी दीगर बातें हुई। तब एक उन्हीं उसी रेवोल्यूशन के दौरान जैकोबिन्स एक गवर्नमेंट थी, एक मुल्क था जिसकी रियासत जैकोबिन्स थी। उन्होंने वायलेंट मेथड इख्तियार किए जो गद्दार थे उनकी नज़र में उनको पनिश करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ वन फैक्शन एक तंज़ीम ऑफ द रेवोल्यूशन नेम्ड जैकोबिन्स यूज्ड वायलेंट मेथड्स टू पनिश ट्रेटर्स एंड टू स्प्रेड टेरर थ्रूआउट द कंट्री। उन्होंने वो टेरर क्रिएट किया, वो दहशत कायम की लोगों में उनको सरेआम पनिशमेंट देके। अब यहाँ पे ट्रेटर की बात आती है तो उनके अपने लोग भी हो सकते हैं, जो उनको लगा हो कि भई ये हमसे दगाबाज़ी कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरे मुल्क के लोग भी हो सकते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती है, वो उसको भी गद्दार कह सकते हैं। उस वक़्त कोई इसकी पर्टिकुलर डेफ़िनेशन नहीं थी। यहाँ पे ट्रेटर्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई उसने कोई मुल्क से गद्दारी की होगी इस वज़ह से उसको पनिशमेंट मिल रही है। यहाँ पे वो अपने लोगों को भी पनिशमेंट दे रहा था, वो गद्दारों को भी दे रहा था। उसकी नज़र में जो गद्दार था, उसकी कोई पर्टिकुलर डेफ़िनेशन नहीं बताई थी कि गद्दारों के ज़ुमरे में ये अ, किस्म के या इकसाम के लोग आते हैं। ठीक है? और उससे हुआ क्या था कि उसने गिलेटाइन कर दिए थे। गिलेटीन गिलेटीन एक सज़ा होती है। अब वो किस तरीके से कि एक मशीन होती है बहुत बड़ी। अगर आप इस वर्ड को गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने पिक्चर्स खुल जाएँगी। एक स्क्वायर फॉर्म में बड़ी-सी मशीन होती है, जिस तरीके से फांसी चढ़ाई जाती है, उसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर होता है और ये बीचों-बीच से एक आरी आती है या ब्लेड टाइप की कोई चीज़ आती है, जो कि बीचों-बीच से काट देती है बंदे को। तो ये पनिशमेंट दी गई थी सरेआम। जब सरेआम सिर्फ़ 6 हफ्तों में 1300 लोगों को गिलेटाइन कर दिया था पेरिस में। ये सिर्फ़ पेरिस की बात बताई जा रही है। इसके अलावा और कितनी ही तंज़ीमें थी और कितनी ही रियासतें थी, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसी दहशत या ऐसा टेरर फैलाया। ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है। आप लोग मैसेजेस ना किया करें क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान मैसेजेस नहीं चेक कर सकती। किसी को कोई सवाल हो तो अभी पूछ ले, अदरवाइज़ चैट पे मैसेज नहीं छोड़ा करें। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं जब मैं आप लोगों को टाइम दूँ कि आप लोग सवाल करें। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है टेररिज्म मस्ट बी अंडरस्टूड एज स्ट्रेटजी ऑफ वॉर एंड देयरफॉर अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, hence all terrorist organization have a political goals. Terrorism
को समझने के लिए हमें स्ट्रेटजी ऑफ वॉर समझनी पड़ेगी। टेररिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी गलत चीज़ के लिए ही टेररिज्म हो रहा है। हम जब जंग लड़ते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो पॉलिटिकल बेस्ड होती है, ठीक है? जंग लड़ी जा रही है तो कोई पॉलिटिकल मसला हो जाता है, रियासतों के दरमियान तनाव बढ़ जाता है या फिर अपने उनको रोल्स को फुलफिल करना होता है या उनके जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उनको फुलफिल करना चाहते हैं। इस वजह से वो अम वॉर लड़ते हैं। सिमिलरली गोज़ विद टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनके भी पॉलिटिकल्स कुछ गोल्स होते हैं, जिनको वो हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और वो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक अटेंशन चाहिए होती है अपनी बात को आगे बोलने के लिए। आप तब तक उनको अपनी बात बोलने नहीं देंगे जब तक कि कोई वो वॉयलेंट मेथड इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसने कोई वॉयलेंट मेथड इख्तियार किया, तो फिर हम उनसे पूछेंगे, लाज़िमन है जो स्टेट ऑफ़िशियल्स हैं, वो उनसे पूछेंगे कि भाई तुमने ये अटैक किया तो क्यों किया? इसके पीछे क्या वजूहात थी? या आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? ठीक है? अपनी बात को अपने लिए स्पेस क्रिएट करना विद वॉयलेंट एक्टिविटीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेररिज्म, ठीक है? ये भी टेररिज्म के ज़ुमरे में ही आता है। यहाँ पे डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई हैं रीजन के बेस पे। सबसे पहले टीटीपी लिखी हुई है, तालिबान तहरीके पाकिस्तान, जो कि एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन, ये भी एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद एलटीटीई है, ये जो तमिल टाइगर्स थे, उनको एलटीटी कहा जाता था। और आईआरए ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। और बोको हराम एक अफ्रीकन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। और ये रीजनल लेवल पे हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की मैंने यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लिस्ट कर दिया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, आप जितनी गूगल करें उतनी कम हो जाएँगी आपके लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे आईसिल है, आईएसआईएस जो होती थी उसको आईसिल कहा जाता है अब, आईसिल है और अल-कायदा है, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ टेररिज्म में हम पढ़ेंगे कि कितनी फॉर्म्स हैं टेररिज्म की, क्या टाइप्स होती हैं और किस तरीके से क्या मेथड्स होते हैं जितनी भी टाइप है। हर टाइप लाज़मी नहीं है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन सिर्फ़ एक ही टाइप की हो। हो सकता है कि वो दीगर टाइप्स की मेल-जोल है, ठीक है? अगर एक सेपरे अ, ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा जब हम टाइप्स को वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, एवरी टाइप ऑफ टेररिज्म यूटिलाइज़ेज़ डिस्टिंक्ट मेथड्स ऑफ वॉयलेंस टू गेट देयर मैसेज अक्रॉस। जो हर टाइप में जो मेथड यूज़ होता है, हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म या हर ग्रुप ऑफ टेररिज्म मेथड वॉयलेंस का ही यूज़ करता है अपना मैसेज पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। उसका मेथड और कोई नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ना कि मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं या ग्रुप्स हैं, वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं या मतलब बहुत पीसफुली अपना मैसेज जो है वो फैला रहे हैं। उनको अपना मैसेज फैलाने के लिए क्या करना पड़ता है? वॉयलेंस वो वॉयलेंस वो वॉयलेंस को इस्तेमाल करते हैं अपना मैसेज आगे पहुँचाने के लिए। अच्छा जी, मेरे ख़्याल से कनेक्टिविटी इश्यू है, बहुत सारे बच्चे बार-बार जॉइन कर रहे हैं। अगर किसी को आवाज़ वग़ैरह मेरी ना आ रही हो तो लेट मी नो। अच्छा जी, आगे है कि दे कैन बी एनीथिंग फ्रॉम असॉल्ट वेपन्स और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस टू टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एयर। अब वेपन्स भी यूज़ करते हैं, बॉम्बिंग भी यूज़ करते हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल या वेपन्स भी यूज़ करते हैं। अ, दीगर इनके कोई भी एक फ़ॉर्म ऑफ इनके पास वेपन नहीं है, इनके पास हर फ़ॉर्म ऑफ वेपन मौजूद है।
अब वो इनके पास कैसे आया, ये हम आगे जब टाइप्स देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई या इनको इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है, ठीक है? These attacks may occur at any time or place, which makes them an extremely effective method of instilling terror and uncertainty into the general public. ठीक है? ये कभी भी कोई भी फॉर्म या कोई भी नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है और आपको किसी भी उसका कोई एक मुकर्रर वक़्त या एक मुकर्रर मुकाम नहीं होता। आज के जो ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड हम देख रहे हैं, उसमें हम ये बात बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनसेक्स नंबर्स में बढ़ते चले जा रहे हैं और किस तरीके से जो अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी एक कायम होती चली जा रही है। सिचुएशन हर कोई अपने मफाद के लिए ऑर्गेनाइज़ेशंस बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बाद में उसके लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ निकल रहे हैं या क्या असरात पड़ रहे हैं, उससे किसी को भी इतनी खबर नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी टाइप्स टेररिज़्म की लिख दी हैं, स्टेट टेररिज़्म, रिलीजियस टेररिज़्म, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेपरेटिस्ट, इश्यू ओरिएंटेड, नार्को और साइबर। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी फ़ॉर्म्स होती हैं, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैंने वो यहाँ पे शो कर दी हैं। अब हम वन बाय वन एक-एक पॉइंट को पढ़ते हैं कि वो क्या कहती है। स्टेट टेररिज़्म क्या होता है? ऐसी कोई भी रियासत जिसने कोई भी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या स्पॉन्सर किया है या तो बनाया है किसी दूसरी रियासत को तबाह करने के लिए या किसी दूसरी रियासत को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी दूसरी रियासत में मदाखलत करने के लिए। ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि अब ऐसी कौन-सी रियासतें हैं? आपने देखा होगा बाज़-औक़ात कंट्रीज़ हमने जो ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है उसमें देखा है कि वर्ल्ड क्योंकि ग्लोबली इतना इंटरैक्टिव हो गया और इतना इंटरकनेक्टेड हो गया है कि कोई भी रियासत और किसी की भी रियासत की जो सिक्योरिटी है वो अब इतनी सिक्योर नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी उसमें शामिल है और दीगर अ, और फैक्टर्स उसमें शामिल है जो कि अपना किरदार अदा करते हैं, जो हम साइबर टेररिज़्म में भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट टेररिज़्म या एक रियासत किस तरह टेररिज़्म ऑर्गेनाइज़ेशन को स्पॉन्सर करती हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल अगर मैं आपको दूँ, करंट मिसाल दूँ और हमारे मुल्क की ही मिसाल है कि बलूचिस्तान में इंडियन इंटरफेरेंस। अब बलूचिस्तान में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है बीएलए, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रही है। इंडिया बाज़ बार इंडियंस खुद ये बात क्लेम कर चुके हैं कि वो सपोर्ट करती हैं और वो सपोर्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो हर सूरत में पाकिस्तान का नुकसान चाहती हैं। वो 1971 की मिसाल भी दे दी जाए, तब भी पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती थी और तोड़ना चाहती थी, जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए। और आज भी तब भी उन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन थी मुक्ति बानी, उसको सपोर्ट किया था और उन्होंने एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी बंगाल में ही, जिसको सपोर्ट किसने किया? इंडिया ने। इंडिया ने जब उनको सपोर्ट किया तो इंडिया ने जब उनको सपोर्ट किया तो ऑब्वियसली हमारे पास रिजल्ट सामने हैं कि 1971 में क्या हुआ। उसके बाद अब बलूचिस्तान जो भी है वो चाह रहा है कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क चाह रहा है। बलूचिस्तान कहता है हमें अलग होना है, क्यों? क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। लेकिन अगर बात की जाए कि कोई भी फंडामेंटल राइट तो पाकिस्तान में पूरे किसी को नहीं मिल रही, ये एक अलग डिबेट बन जाती है। लेकिन एक दूसरी स्टेट या जो हमारा एनिमी स्टेट है, उसको पता है कि
इस स्टेट की क्या वीकनेस है। अगर हमारे दुश्मन रियासत को पता है कि हमारी वीकनेसेस कहाँ हैं और उसको कहाँ वार करना है, तो ऑब्वियसली वो उधर मदाखलत करेगा, क्योंकि वो तो आपको कमज़ोर ही करना चाहता है या फिर तोड़ना चाहता है किसी भी सूरत। ठीक है? तो बलूचिस्तान की मिसाल बहुत कंटेम्परेरी और बहुत अच्छी है। दूसरी, श्रीलंका में जो हमने तमिल टाइगर्स जो थे, वो तमिलनाडु चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका एक सेपरेट मुल्क हो, उनको श्रीलंका से अलग होना था। श्रीलंका में एक जगह है, तमिलनाडु जिसे कहा जाता है, और उसका थोड़ा-सा हिस्सा वहाँ पे भी है, इंडिया में भी है। तो उन्होंने कह कह दिया था कि ये जो इंडिया और श्रीलंका में जो तमिलनाडु का हिस्सा है, हमें हमारा सेपरेट मुल्क चाहिए। और इसको जर्मन, यूके, ऑस्ट्रेलियन ने पहले फंडिंग की, मतलब इनको सपोर्ट किया, ताकि श्रीलंका कमज़ोर पड़ सके और इंडिया कमज़ोर पड़ सके। लेकिन उसके बाद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। कभी वो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके भी देखें, जो दूसरी स्टेट्स और रियासत है, जब वो इन मामलात में किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन को या फिर ऐसी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन को सपोर्ट करती हैं, तो वो इसीलिए सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि जो भी कंट्री है, उनके उसके साथ कोई मफ़ाद जुड़े होते हैं, उसके टूटने में या उसके खराब होने में। तो जब उसमें रियासतें की मफ़ाद जुड़े होते हैं, तो वो उसको सपोर्ट भी करती हैं और बाज़-औक़ात अपना सपोर्ट वापस भी ले लेती हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को क्वेश्चन? कोई भी? नो मैम। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। रिलीजियस टेररिज्म, अनदर टाइप ऑफ टेररिज्म। इसमें ज़्यादा फ़ोकस, मुझे मेरे ख़्याल से इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें बड़ी फ़ेमस टाइप है और सभी को ही पता है कि इसमें क्या होता है और ये किस बिना पे बनी है, और जो इनके पीछे जो इनको फ़ॉलो करने वाले अ, अच्छा जी, अगर ये लिंक बंद हो जाए तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको एक लिंक भेज दूँगी, क्योंकि हमारी जो मीटिंग का मैक्सिमम टाइम होता है वो 40 मिनट्स होता है, 40 मिनट में वो खुद ही एंड हो जाती है। अच्छा जी, it can be motivated by religious ideologies and beliefs. Religious terrorism is extremely dangerous because of the fanaticism of those who practice it and their willingness to sacrifice themselves. अच्छा, यहाँ पे हमने बात एक सिंपल सी यहाँ पे बात करेंगे या इसको सिंपली समझने की कोशिश करेंगे कि रिलीजियस टेररिज्म ज़्यादा आजकल जो आप देख रहे हैं मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आफ्टर 2000 9/11 के अटैक के बाद जितना जितनी भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो कहीं न कहीं रिलीजन की अ, रिलीजन से उनकी आइडियोलॉजीज़ और उनकी वैल्यूज़ और उनके मोटिव्स जुड़े हैं, सही है? और वो रिलीजियसली अपने ख़यालात को बयान करती हैं कि ये उनका बिलीव है और ये उनकी आइडियोलॉजी है और इसके लिए वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वो सही आइडियोलॉजीज़ हैं या गलत आइडियोलॉजीज़ हैं, ये बात की बात है या ये एक अलग डिबेट है। हम इस वक़्त देख रहे हैं कि रिलीजन ये एक कॉज़ इस वज़ह से बन गई है क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर रिलीजियस अवेयरनेस या प्रॉपर रिलीजियस टीचिंग हमारे पास नहीं है। तो जिसको जब प्रॉपर टीचिंग नहीं है, आप उसको कुछ भी फैंटेसी दे दें रिलीजन की, वो तो उसके लिए बिल्कुल ठीक होगी। एक जाहिल को अगर मैं बता दूँ कि 2 + 2 5 होता है, तो वो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? वो देखेगा मुझे कि मैं एक पढ़ी-लिखी इंसान हूँ और मैं उसको अगर ये बात कह रही हूँ, तो उसमें ज़रूर कोई हकीकत या सच्चाई होगी और वो उसको आँख बंद करके मान लेगा क्योंकि उसने अपना दिमाग या क्वेश्चन करने की एबिलिटी को कभी समझा ही नहीं है। एक मिसाल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, तो एक बहुत अच्छी मिसाल है किंग मार्टिन लूथर की, जिन्होंने चर्च के गेट पे एक पेपर चिपका दिया था, जिसमें उन्होंने 99 क्वेश्चंस लिखे थे और उन्होंने चर्च को और पोप्स को ये कह दिया था कि मैं इंसान हूँ और मुझे
क्वेश्चन करने का हक है। मुझे खुद से मेरी रिलीजन को पढ़ने का और उस पे बात करने का हक है। आप जो बोलेंगे उसको ही सिर्फ़ मानना, मैं उसको क्यों मानूँ? क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ और मैं उसको पढ़ के खुद देख सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा है या क्या नहीं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो अल-कायदा, आइसिल, खालिस्तान मूवमेंट यहाँ पे बात जो आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि खालिस्तान मूवमेंट में अगर हम इसको समझें तो इंडिया में जो सिख रहते हैं, वो भी एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं। अपना एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं और इसके लिए वो एक मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है? उनकी मूवमेंट चल रही है क्योंकि वो अपने जिस स्टेट में वो रहते हैं, इंडिया से खुश नहीं हैं। वो उस स्टेट से वो उस रियासत से खुश नहीं हैं। उनको उनके फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू देम नहीं मिल रहे और उनको जो चीज़ें चाहिए वो रियासत फुलफ़िल नहीं कर पा रही, इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें अपना मुल्क चाहिए और चूँकि हम नेशन में आबादी में इतने हैं कि हम अपना मुल्क खुद बनाएँगे और उसकी रियासत हम अपने रिलीजन की बुनियाद पे ही चलाएँगे। जो हमारा मज़हब हमें कहता है, हम उस तरीके से चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक छोटा-सा नोट लिखा हुआ है, वन टेरर ऑर्गनाइज़ेशन मे बी रिलीजियस, एथनो नेशनल एंड सेपरेटिस्ट एट द सेम टाइम। सेपरेटिस्ट टेररिज्म भी यही होता है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको मुक्ति बानी की एग्ज़ाम्पल दी कि जब 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जंग होना स्टार्ट हुई, तो जो बांग्लादेश था, वहाँ पे एक सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट हो गई और उन्होंने उसमें क्या मूवमेंट चलाई कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है और इस मूवमेंट में साथ किसने दिया उनका? इंडियंस ने, ठीक है? और इससे नुकसान किसका हुआ? हमारा। हमने अपना एक मुल्क का एक पार्ट पूरा खो दिया, सही है? तो यहाँ पे इस नोट का मकसद ये है कि कोई भी एक टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, वो रिलीजियस भी हो सकती है, वो एथनो नेशनल भी हो सकती है और वो सेपरेटिस्ट भी हो सकती है, एक ही वक़्त में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, राइट एंड लेफ्ट विंग टेररिज्म। राइट और लेफ्ट विंग टेररिज्म ये दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे बेस्ड हैं, ठीक है? जो राइट विंग टेररिज्म है, वो बात करती है ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर्स पे। जो राइट विंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं या राइट विंग टेररिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी किसी किस्म का नया बदलाव आए, उनके ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर्स में। चाहे वो गवर्नमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो किसी भी लिहाज में हो, लेकिन वो किसी किस्म का कोई भी नया नया फॉर्मेशन या नया रिफॉर्म नहीं चाहते, ठीक है? इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन बनती है, यहाँ पे उसके बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स भी लिखी हुई हैं कि व्हाइट नेशनलिज़्म आया, व्हाइट सेपरेटिज़्म आया या ये जितने भी बिलीव्स हैं और बहुत सारी ऐसी सॉवरेन गवर्नमेंट्स हुई जिन्होंने अ, डिफरेंट किस्म की मुहिमें चलाई ताकि वो अपने स्टेट को या गवर्नमेंट को मॉडर्नाइज़ कर सके। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस बनी जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी नॉर्म्स या हम अपनी वैल्यूज़ या हम अपने मोरल्स को वैसा ही रखेंगे, हमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं चाहिए। उधर ही दूसरे हाथ पे जो लेफ्ट विंग टेररिज्म है, वो प्योरली मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक सिर्फ मार्क्सिस्ट ही ऐसी थियरी है या एक ऐसी आइडियोलॉजी है, जो कि टेररिज्म को जस्टिफाई करता है कि टेररिज्म होना चाहिए और आपको मार-धाड़ के ज़रिए या फिर आपको वॉयलेंटली अपना राइट माँगना बिल्कुल ठीक या जस्टिफाएबल है। अच्छा जी, इसमें मैंने नीचे एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे एग्ज़ाम्पल्स भी लिख दी हैं, राइट विंग में भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं और नेक्स्ट लेफ्ट विंग में भी नीचे एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं कि कौन-कौन सी वो ऑर्गनाइज़ेशंस थी जो राइट विंग में काम कर रही थी और कौन-सी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस थी जो लेफ्ट विंग में काम कर रही थी। इश्यू ओरिएंटेड
टेररिज्म। यहाँ पे इसके नाम से ही वाज़ेह है कि इश्यू ओरिएंटेड टेररिज्म एक ऐसी फ़ॉर्म है या ऐसी टाइप है जो किसी एक ख़ास मुद्दे को लेके, एक ख़ास इश्यू को लेके काम करती है या बनती है, ठीक है? अब वो ख़ास इश्यू किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है कि अबॉर्शन बॉम्बिंग हुई थी अबॉर्शन क्लिनिक्स पे। वेस्ट में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अबॉर्शंस को लीगलाइज़ कर दिया है। जिन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज़ कर दिया है और वो अपनी मर्ज़ी के बिना पे चाहते हैं तो वो बच्चा पैदा करें, नहीं तो वो ना करें। और इसके अलावा तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन या टेररिस्ट ग्रुप बने, जिन्होंने इस बात की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि ये नेचर में नहीं है कि एक आप अबॉर्शंस कराएँ या इस चीज़ को लीगलाइज़ कर सकें, ठीक है? और उन्होंने जो अबॉर्शन क्लिनिक्स होते थे, उन पे बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से क्लाइमेट इश्यूज़ को लेके भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बनी, जिन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाया। जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाते हुए एक मिसाल दी थी इंडिया में नक्सल्स की। उन्होंने क्लाइमेट क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन उनके एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगनी थी और लगना शुरू हो गई थी और जिसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था और उनकी जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था उसके उन्होंने उसके खिलाफ रियासत से टक्कर ले ली कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और आप हमारे साथ इस तरीके से नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी और दीगर मिसालें हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? हम आगे बढ़ें? यस मैम। सिर्फ मोयुद्दीन ही पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहा। नहीं बस पढ़ रहे हैं हम। पढ़ रहे हैं? अच्छा जी, अच्छी बात है फिर तो। सेपरेटिस्ट टेररिज्म की बात करते हैं। सेपरेटिस्ट टेररिज्म मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या चाहते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि ये अपनी एक नई रियासत चाहते हैं, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं सिख मूवमेंट फॉर खालिस्तान की। तमिल टाइगर्स इन श्रीलंका में मुफ्ती बानी जिन्होंने बांग्लादेश क्रिएट किया या उसमें उन्होंने उसकी क्रिएशन में अपना रोल अदा किया, ठीक है? इसको मज़ीद आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, देखते हैं और क्या है। नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म क्या होता है? नार्को का मतलब किसी को पता है? नारकोटिक्स का मतलब किसी को पता है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं मिस, नहीं पता। मंशियात। मंशियात का मतलब पता है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये तो पता है मुझे। सही है, सही। नारकोटिक इलीगल ड्रग्स का ना। कुछ ना कुछ तो डोज लिया ही होगा। हम एक मॉडर्न और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो हमारी जी मिस, ये तो पता है मुझे, ठीक ये है। तो हमारे जो भी बहुत अच्छे और ओबीडिएंट और एलीट क्लास के लोगों का फैशन है कि डिफरेंट किस्म के ड्रग्स और डिफरेंट किस्म के दीगर जितने भी नशो-नुमा की चीज़ें हैं उसको हासिल करना और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना। चलें जी, इधर देखते हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके से टेररिज़्म लुफ़्त उठाते हैं उससे। In narco-terrorism, terrorists making, transporting and selling illegal drugs to fund terrorist activities. नार्को टेररिज्म में क्या होता है कि जो भी नारकोटिक्स के साथ जुड़े होते हैं, ये एक बहुत बड़ी स्मगलिंग मार्केट है, जिसको हम ड्रग ट्रैफिकिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें बहुत हद तक जो फंडिंग्स टेररिस्ट ग्रुप को प्रोवाइड की जाती है या बहुत सारी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इनके ड्रग्स को इधर से उधर स्मगल भी करती हैं और बदले में क्या पाती हैं? फंड पाती हैं। क्योंकि अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पैसा भी तो चाहिए, उसको फंडिंग भी तो चाहिए। अगर उनके पास इतने खतरनाक हथियार और वेपन्स हैं कि वो उनके पास एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी हैं, उनके पास गन्स भी हैं, उनके पास दीगर और किस्म के
भारी हथियार हैं, तो वो कहीं न कहीं से तो आए हैं, बगैर पैसों के तो उनको भी कोई कुछ नहीं देगा। तो उनकी फंडिंग्स जो होती है वो इन्हीं ऑर्गनाइज़ेशन से, बाज़-औक़ात वो स्टेट से भी होती हैं, जैसे हमने स्टेट टेररिज़्म पढ़ा कि जो दूसरी रियासतें होती हैं वो भी फंडिंग करती हैं, लेकिन नार्को टेररिज़्म में जो ड्रग्स डीलर्स होते हैं और स्मगलर्स होते हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को ऑफ़र करते हैं। ठीक है? अब इसमें मज़ीद देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका ऑफ़र करने का मकसद क्या होता है? इनका ऑफ़र करने का मकसद ये होता है कि वो उनके ड्रग्स सही सलामत ट्रेड कर दें और बदले में वो जो भी उनका मोटिव है उसको पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। अगर कहीं पे कोई ऐसी गवर्नमेंट या कोई ऐसी रियासत है जो कि ड्रग ट्रेड को रोकना चाह रही है या किसी किस्म से पता चल गया है या पकड़ा गया है, तो ये उनकी मदद करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स की और वो टेररिस्ट की मदद करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार एक बहुत ही नामी-गिरामी बड़े ड्रग ट्रैफ़िकर थे, ड्रग डीलर थे जो कि कोलंबियन पॉलिटिशियंस के असैसिनेशन से भी इंटैक्ट थे। ठीक है? उन्होंने ये किस वक़्त किया? जब वो अपनी पूरी ताकत के दौर में थे, उनका दौर चल रहा था और वो उनके पास बहुत ताकत थी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को रोकना था और गवर्नमेंट को ये बोलना था कि भाई आप हमारे एक्टिविटीज़ में या हमारे किसी भी मामलात में दखल-अंदाज़ी ना करें, वरना आपका अंजाम भी यही होगा जो उन पॉलिटिशियंस के साथ हुआ। किसी एक को मार के या किसी 2 को मार के ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना या फ़ियर उनके दरमियान कायम करना, वो किसी वॉयलेंट एक्ट से ही हो सकता है, अच्छी बात करके तो नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, बार-बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ कि वो वॉयलेंट होते हैं और वो वॉयलेंट मीन्स यूज़ करते हैं अपनी बात, अपनी आइडियोलॉजी, अपने गोल्स, अपने मोटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए या बताने के लिए, ठीक है? नार्को टेररिस्ट कोऑपरेट विद अदर काइंड ऑफ टेररिस्ट्स फॉर फाइनेंशियल गेन्स, ये बिल्कुल जो बात मैंने अभी आपको कही है कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये एक-दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली काम करती हैं। लास्ट हमारी जो टाइप है टेररिज्म की वो है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में क्या है? साइबर टेररिज्म 20th सेंचुरी में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारी जो 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया, उसके बाद हमें लेट 20th सेंचुरी में मतलब ऑलमोस्ट 1990s में इंटरनेट का एक इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इंटरनेट हमने देखी एक ऐसी चीज़ जो कि हमें दुनिया से किस तरीके से कनेक्ट कर रही है, आपको बगैर कहीं आए जाए। एक किसी तरीके से एक भूचाल आना या किसी तरीके से कोई अम, बूम आना, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल बूम था ये एक इंटरनेट, सही है? इसके लिए सही वर्ड यही है। और उसके बाद हम इसमें कि कोई भी इस बात से नेग्लेक्ट नहीं करता या कोई भी इस बात से बेखबर नहीं होगा कि इंटरनेट क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है या किस तरीके से ये काम करता है। हमारी जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हम देखते हैं, अमेरिका, जापान, कनाडा, इनका पूरा जो निज़ाम है, इनका फाइनेंशियल निज़ाम, इनका सोशल निज़ाम, इनका पॉलिटिकल निज़ाम, इनका हर किस्म का सैटेलाइट्स का निज़ाम, स्पेस का निज़ाम, कोई भी निज़ाम आप इनका देख लें, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे है, कंप्यूटराइज़्ड है, वो कंप्यूटर सिस्टम्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पे बेस करता है। अगर हम इनके इस निज़ाम पे हमसे मुराद कि अगर कोई टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइज़ेशन या ग्रुप है, वो इनके इस निज़ाम को हैक कर ले या किसी तरीके से उसमें वायरस किसी किस्म का छोड़ दे, तो उनका पूरा का पूरा निज़ाम बैठ जाएगा और इससे उनको इकोनॉमिकल लॉस होगा, उनको फाइनेंशियल लॉस होगा, उनको पॉलिटिकल लॉस होगा, उनको और भी दीगर
किस्म के नुकसानात उठाने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं द इंटरनेट वर्म्स एंड वायरसेस दैट आर डिजाइन टू टेक डाउन सम ऑफ द सिस्टम्स दैट द गवर्नमेंट यूजेस। अच्छा जी, वर्म्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस अब ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं और उन वेबसाइट के ज़रिए वो अपने जो भी वायलेंट मैसेजेस हैं या जो अपनी शिद्दत पसंदी है या अपने जो भी वो बात या नेगेटिव पर्सपेक्टिव दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं वो इसके ज़रिए फैलाते हैं। वो किस तरीके से कि वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट पे वो सारा कंटेंट डालते हैं और वो कंटेंट आगे शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? अब इंटरनेट वर्म्स क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं कि वो वेबसाइट कोई खराब काम में मुलविस है या कोई दीगर काम कर रही है जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, हम उसको जब बंद करते हैं तो उसमें इंटरनेट वर्म्स होते हैं। जब वो साइट बंद की जाती है तो उसी वक्त उसकी 5, 6, 11, 12 पता नहीं और कितनी वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, उनकी डुप्लीकेट वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली बन जाती हैं और इन इंटरनेट वर्म्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? और अब तो आपको पता ही है कि क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साइबर कंप्यूटर एडवांसमेंट इतना हो गया है, हर चीज़ डिजिटलाइज्ड है और हर किसी को पता है, आजकल के बच्चे को भी पता है स्मार्टफ़ोन किस तरीके से यूज़ करना है। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस को नहीं पता होगा कि इस इंटरनेट की और इस डिजिटलाइज्ड दौर में उनको अपना जो भी मैसेज कन्वे करना है बआसानी मिलियंस और बिलियन लोगों को वो भेज सकते हैं कुछ मिनटों में। उनको भी अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इसमें एक और बात लिखी हुई है लोन वुल्फ टेररिज्म। लोन वुल्फ टेररिज्म होता है कि एक बंदा, कोई भी एक इंडिविजुअल विदाउट किसी ग्रुप के वो अपनी बात कर रहा हो और अपने ऐसे वायलेंट मैसेजेस को फैला रहा हो, स्प्रेड कर रहा हो। इसके आगे ही एक मिसाल लिखी हुई है कि न्यूज़ीलैंड की एक मस्जिद में एक आदमी घुसा और उसने 35-30 लोगों को मार दिया और वो 35-30 लोग कौन थे? वो काले थे क्योंकि वो व्हाइट सुपरमेसिस्ट था। उसने कहा कि सिर्फ़ जिसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वो गोरे को ही मिलनी चाहिए, काले की कोई तरजीह नहीं है, मुसलमानों की कोई तरजीह नहीं है, इनको भगाओ और इनको यहाँ से निकालो। ठीक है? वो अपने से ज़्यादा अच्छा या अपने से बेहतर किसी और को समझता ही नहीं। ये उसकी साइकोलॉजी होती है, ये उसकी एक पर्सपेक्टिव है और इस पर्सपेक्टिव के थ्रू वो एक्ट करता है। ठीक है? यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ टेररिज्म एंड होती हैं। अब हमने दीगर किस्म की डिफरेंट टाइप्स को देखा कि क्या-क्या फॉर्म्स होती हैं, विद एग्जांपल्स उनको डिस्कस किया। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। मिस ये टाइप्स जो हैं टेररिज्म की, इसके अलावा भी जो और हैं तो हम एग्जाम्स में इसके अलावा भी लिख सकते हैं ना? और नहीं बेटा, अगर ये ना लिखें तो आप ये लिखेंगे ना, आपको ये पेपर आपका होता है 2 घंटे का और बहुत ही कॉमन टाइप्स हैं और ये आपको हर जगह यही मिलेंगी। जो दीगर टाइप्स होती हैं वो अच्छा 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ ब्रेक ले रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, सॉरी। ओके। अच्छा, जो दीगर टाइप्स हैं वो इतनी कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक और कॉमन है जो कि आपको खुद भी पता है। रिलीजियस टेररिज्म आपको भी पता था, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इश्यू ओरिएंटेड टेररिज्म अपने नाम से ही पता चलता है। मुझे सिर्फ आपको डिटेल और स्पेसिफिक देने की ज़रूरत पड़ी, उसकी एग्ज़ाम्पल्स देने की, उसका स्ट्रक्चर समझाने की। लेकिन बहुत सारी इसमें ऐसी टाइप्स है साइबर, नार्को जो कि बहुत लोग जानते हैं और ये बहुत कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है। ठीक है? ठीक है मैम। ओके, हम आगे चलते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, ये जो आपने अभी लोन वुल्फ बताया तो इन्होंने इसको
इंटरनेट की यानी साइबर की उसमें टेररिज्म की उसमें क्यों डाला है इन्होंने? मैंने आपको इसलिए क्योंकि वो अपना मैसेज जो है वो सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही फैलाता था, ठीक है? उसके पूरे मैनिफेस्टो आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। उसके जितने भी मैसेजेस जो उसने लिखे हों, आर्टिकल्स लिखे हों, अपना मैसेज या जस्टिफाई करने के लिए रेडिकलाइजेशन फैलाता है चूंकि, तो इस वजह से उसको साइबर टेररिज्म में हमने डाला, क्योंकि उसने इंटरनेट के जरिए अपनी थॉट प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट की और भी लोगों को अपने जो पर्सपेक्टिव है उससे उसने इंस्पायर किया। ठीक है, जी। ओके। चले, यहाँ पे हमने मोटिव्स एंड गोल्स ऑफ टेररिज्म की बात करनी है कि क्या उनके मोटिव्स होते हैं और क्या गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल तो यही होता है हर टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी ऐसा वायलेंट इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो कि उसको रिकॉग्निशन मिले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी बात मानी जाए, सुनी जाए और देखी जाए कि वो क्या कह रहा है, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है और वो क्या कहता है। और उसको रिकॉग्निशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो कोई या तो बहुत ही महान काम ना कर ले या तो बहुत ही कोई वायलेंट एक्टिविटी ना कर ले, ठीक है? अब जो बहुत ही महान काम होता है वो हम सबको पता है कि बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन जो बुराई की तरफ जाना है वो बहुत इजीली हम टैकल हो जाते हैं। जो अपना पर्सपेक्टिव वायलेंटली देना है वो बहुत इजीली हम दे सकते हैं, ठीक है? दूसरा इनका जो मोटिव होता है वो लोगों के दरमियान डर कायम करना होता है। डर किस किस्म का? कि लोगों के दरमियान अनसर्टेनिटी और फियर और पैनिक की सिचुएशन कायम करना। बहुत सारे अब देखें पूरी एक डिफरेंट सब्जेक्ट और पूरा एक डिफरेंट कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, जिसमें बताया जाता है कि वो किस तरीके से उनका दिमाग काम करता है और किस तरीके से वो अपने गोल्स को और मोटिव्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है? अब जब कोई भी ऐसी वायलेंट एक्टिविटी होती है, जैसे कि हम एक मिसाल ले लेते हैं कि एपीएस स्कूल में जो हुआ, एक स्कूल में बम्बार्डमेंट या फिर एक स्कूल में गोलियां चलाई गई जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मर गए, ठीक है? अब उन बच्चों की जानें ज़ाया हुई, उससे पूरी दुनिया में ही, सिर्फ़ एक स्टेट के लेवल पे नहीं, पूरी दुनिया में ही अगर बात की जाए तो एक पैनिक क्रिएट हुआ, एक फ़ियर, एक डर पैदा हुआ, जो वो अवाम में फैलाना चाहते थे। और वो उस डर और उस पैनिक की वजह से क्या हुआ, हमने भी उनसे नेगोशिएट करना स्टार्ट किया या बातचीत करना पॉलिटिकल लेवल पे स्टार्ट किया कि भाई आप लोग आखिर चाहते क्या हैं या आप लोग क्या आपकी डिमांड्स है या किस तरीके से आप अपनी क्या आपकी थॉट्स हैं और क्या आपके आइडियाज़ हैं जिसको आप शेयर करना चाहते हैं या उनको एक रूम दिया गया कि वो अपनी बात बोल सके या बता सके, ठीक है? अब एक वायलेंट एक्टिविटी की वजह से जहाँ पे सोसाइटी में फियर, पैनिक, डिस्ट्रप्शन, डिमोरलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे दूसरी वजूहात उनकी क्या होती है? एक स्टेट को अगर आप तोड़ना चाह रहे हैं और एक दूसरा स्टेट किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? आज के दौर में अगर आप किसी रियासत की इकोनॉमी को हार्म करें, तो वो रियासत ही बैठ जाएगी, ठीक है? उसका ऑपरेट करना या उसका वजूद में चलना बड़ा ही मुश्किल होगा, ठीक है? और टेररिस्ट जब आपने देखा होगा कि एक वक़्त था पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे थे, उस वक़्त क्रिकेट मैचेस जो आजकल आप देख रहे हैं, जो हमारी ट्रैफ़िक में ज़िंदगी अज़ाब होती है, वो उस दौर में नहीं हो रही थी क्योंकि मैचेस ही नहीं हो रहे थे। फ़ॉरेन टीमें एक फ़ॉरेन टीम श्रीलंका की आई थी आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उनकी बस पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइनीज़ एम्बेसी पे भी टेररिस्ट अटैक हुआ। ये सारी चीज़ें क्यों हैं कि स्टेट की जो अ, ये दिखाया जाए कि ये स्टेट सिक्योरिटी वाइज़ बहुत ही खराब है और इससे क्या होगा ऑब्वियसली हमारे कंट्री में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। हमारे कंट्री में किसी किस्म का कोई टूरिज़्म
स्पॉट्स पे आना नहीं चाहेगा या हमारे कंट्री को विजिट करना पसंद नहीं करेगा, या एक हमारी जो कंट्री की इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में है वो भी खराब होगी, और इससे हमारी रियासत को सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं पहुंचेगा। हमारे इकोनॉमिक लॉस सबसे ज्यादा इसमें होगा। इसके अलावा एक मोटिव एम्बेरस गवर्नमेंट्स को गिराने के लिए या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जाहिर करने के लिए ये भी उनका एक पर्पस या मोटिव होता है। दूसरा, मीडिया अटेंशन गेन करने के लिए, क्योंकि जब उनको मीडिया अटेंशन मिलेगा तो उनको नेशनल लेवल पे क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी आराम से सुना जा सकेगा। ठीक है, मीडिया एक ऐसा मीन है, ऐसा सोशल मीन है उनके लिए, या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके वो अपनी बात चीन में भी पहुंचा सकता है, वो अपनी बात यूरोप में भी पहुंचा सकता है, वो अपनी बात जापान में भी पहुंचा सकता है, कोई भी ऐसा आइलैंड हो जहां पे मीडिया की रसाई हो, वहां तक वो अपना मैसेज भी पहुंचा सकता है। कॉजेज ऑफ टेररिज्म क्या है? क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से टेररिज्म इतना फैल रहा है या इतना बढ़ रहा है, या लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? सबसे पहली वजह एक्सट्रीम पावर्टी। जहां आपके पास खाने को 2 वक्त की रोटी ही ना हो, वहां पे अगर कोई आपको ये कहे कि आप हमारे मंसूबे में शामिल हो जाएं और हम आपके घर वालों को एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देंगे कि वो आराम से 3 वक्त की रोटी भी खा पाएंगे, अच्छे घर में रह भी सकेंगे और अच्छे कपड़े भी पहन सकेंगे, जैसे एक आम इंसान अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की सोचता है, वो वैसे ही होगा। तो कोई भी जिसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, जिसके पास एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त के खाने की अश्योरिटी ही नहीं है, वो क्यों ना ज्वाइन करे? उसके पास क्या और वजह रहती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ना ज्वाइन करे और उससे मुंसलिक ना हो? ठीक है, इसी तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि किस तरीके से माइग्रेशंस होती हैं। माइग्रेशन के बाद लोग छोटे इलाकों से निकल के अर्बन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं और उसके बाद उनको रिसोर्सेस उतनी नहीं मिल पाती, फिर वो छोटे क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। चोरी डकैती से स्टार्ट करते 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 आखिर क्या है कि एक टेररिस्ट बन जाना, अपने आप को या अपने प्यारों के सर्वाइवल के खातिर। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं जस्टिफाई नहीं कर रही कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन जब आपके पास लिटरेसी रेट सिर्फ 30% हो, जिसमें भी मेजॉरिटी अवाम 24% ऐसी हो जिसको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, और 6% सिर्फ ऐसी पढ़ी लिखी अवाम है जो डिग्री ओरिएंटेड है, जो कि समझती है या बाशऊर है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? वो भी तो अपना किसी तरीके से अपने सर्वाइवल को अश्योर करेंगे। फिर अगर उसमें आपकी रियासत पूरी नहीं उतर पा रही या उनके उनके लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को ही पूरा नहीं कर पा रही, तो वो किसी और तरीके से, किसी वायलेंट तरीके से अपना राइट पूरा करेंगे और वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसी तौर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के साथ इनजस्टिस, आपको जस्टिस ही नहीं मिल रहा सोशल लेवल पे। एक केस आपके मुल्क में 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल चलते ही चला जा रहा है, बंदा मर गया लेकिन उसका केस सॉल्व नहीं हुआ। अगर इस किस्म के इनजस्टिस रहेंगे और इस किस्म की लैक ऑफ कंसर्निंग सिचुएशन रहेगी, तो आपके लिए ये बोलना कि टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है कोई बात नहीं होती। ठीक है, उसके बाद वीक सोशल बॉन्ड्स में आता है कि आपके आपके अपने घर वालों से किस तरीके से, या आपके अपने नेबर्स में, या आप जहाँ पे सोशली गैदरिंग है या सोसाइटी में आपकी किस तरीके की वैल्यू है। एक घर में एक बच्चा है जिसको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा, जिसको किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, वो बेचारा कुछ करना चाहता है लेकिन वो सिर्फ नालायक है, और वो कभी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, कभी अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक ही चीज सुनता है कि तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। फिर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं।
कि आपने तब तो कुछ नहीं किया, अब हम आपको करके दिखाते हैं कि हमने क्या कर सकते हैं और हम किस तरीके से आपका नाम ऊंचा कर सकते हैं और अपना भी। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर रिलीजियस टीचिंग। अब जो रिलीजन की हमने अभी देखा कि जो रिलीजन टेररिज्म है उसमें किस तरीके से रिलीजन की लोगों को मालूमात ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं कि रिलीजन कहता क्या है, लेकिन उसमें इम्प्रॉपर या फिर उनको आधी या गलत इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जानें दांव पे लगा देते हैं। ये सारी कॉजेज़ हैं और इसके अलावा पता नहीं कितनी अनगिनत कॉजेज़ हैं जो कि आप बहुत सारी लिख भी सकते हैं, ढूँढ भी सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक और कॉमन कॉजेज़ को यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो मैम। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नो मैम। ओके। चलें जी, अभी हम अपना टॉपिक बस एंडिंग की तरफ ही है। काउंटर टेररिज्म किस तरीके से होगा या उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा? सबसे पहले तो हमें अपना लिटरेसी रेट अच्छा करना है। जितनी अच्छी आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितना अच्छा होगा, जितने पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, जितने बाशऊर लोग ज़्यादा होंगे, उतना ही आपके लिए क्राइम रेट्स कम होंगे और उतना ही आपके लिए थ्रेट ऑफ टेररिज्म या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लोग भी कम जाएंगे। जितनी भी कॉजेज़ बताई गई हैं, अगर इन कॉजेज़ को सही कर दिया जाए तो वो सारे उसके सॉल्यूशंस ही है। जितनी भी कॉजेज़ होती हैं किसी भी वजह की, किसी भी मामले की जो वजूहात होती हैं उसकी खराबी की, उनको ही सही करना उनका आसान हल है। और जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेट, आप अपना जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें कि अगर कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं तो उनको टाइमली सुलझाया जा सके। आपके मीडिया का रोल इसमें अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मीडिया ही बार बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो कि चैनल्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और वो बहुत नेगेटिव बातें दूसरी आइडियोलॉजीज के लिए या दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए बोलती हैं, उससे भी आपका एक नज़रिया शेप होता है या फॉर्म होता है। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है ज़्यादा नेगेटिविटी हासिल करने की या ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की। ठीक है? पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, लोगों के उनके फंडामेंटल राइट्स मिलें और दुनिया में रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन हो और कोई ऐसी बॉडी फॉर्म की जाए जो कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी जो पसमानदा हालतों को सुधार सके और सही मायनों में सुधार सके, ना कि मैनिपुलेट करे। ठीक है? इसके अलावा जितनी भी रिलीजियस नॉलेज है और जितने भी हमारे मदरसे हैं उनमें भी देखा जाए कि सही किस्म की रिलीजियस नॉलेज या सही तरह की रिलीजियस नॉलेज प्रोवाइड की जाए। ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए बड़े कि जो आपको ठीक किस्म से या फिर आपको बातचीत करने के लिए बुलाएं कि क्या वजूहात हैं या क्या बात है या हमें हमारा दीन क्या सिखाता है और वो उसकी अच्छाइयाँ क्या है और उसका ये पर्सपेक्टिव, उसकी बात का पर्सपेक्टिव, अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है या उसका और क्या हल इससे निकल सकता है। ठीक है? यहाँ पे हम अपना जितना भी टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो एंड करते हैं। द इशू ऑफ टेररिज्म और उसको काउंटर कैसे करना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। किसी को कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है और मैं आप लोगों की अटेंडेंस, वैसे ही बहुत कम लोग हैं तो आप लोग मुझे सिर्फ अपने नाम बता दें ताकि मैं अपने पास नोट कर लूं। मैम एक सवाल है मेरा सिर्फ, बाकी तो समझ में आ गया है। ये टाइप्स ऑफ टेररिज्म में जो है ये बायो टेररिज्म भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, जैसे कि कोई सब्सटेंसेस रिलीज करे या कोई भी ऐसा वायरस जो कि लोगों को बीमार कर दे और मार दे, तो ये टेररिज्म में आएगा? ये बहुत, हाँ ये भी टेररिज्म की टाइप है, बहुत एडवांस्ड टाइप है टेररिज्म की। आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम।
जी। अच्छा जी, आप लोग अपने मुझे नाम बताते जाएँ माइक अनम्यूट करके 1 बाय 1। सुहेल, सोहेल, नेक्स्ट मोहिउद्दीन, मोहिउद्दीन, नेक्स्ट राना शहबाज। ओके। अच्छा जी, राना शहबाज आप हमेशा ही देर से जॉइन करते हैं हमें। मैम बहुत बैड सीन हुआ था, ये जो है आपने जो लिंक शेयर